Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो एवरीवन, आई एम रागिनी फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, पर यकीन मानिए ये टॉपिक उतना हार्ड है नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कह सकते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी का बैकबोन है। ये काफ़ी सारी स्टेप से बना हुआ है और इसमें हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस डीएनए निकालना है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, उसे सेल में डालना है, उसे कल्चर करना है और हमारा डिजायर्ड मटेरियल निकालना है। बहुत सारी स्टेप्स है पर काफ़ी ईजी है। आइए देखते हैं क्या करना है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो होगा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हमें चाहिए होगा हमारा डीएनए। हम डीएनए कैसे निकालेंगे? क्या सेल से डायरेक्ट निकाल लेंगे? नहीं, सेल्स में होती है बैरियर्स जिसे हम कहेंगे सेल वॉल्स। हमें सबसे पहले सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, फिर हम डीएनए तक पहुंच पाएंगे। हम सेल वॉल को कैसे हटाएंगे? एंजाइम्स की मदद से। जैसे मान लीजिए हमारे पास है बैक्टीरियल सेल, तो हम उसे कैसे हटाएंगे? लाइसोजाइम्स की मदद से। अगर प्लांट सेल है तो सेल्यूलोज लेंगे और अगर फंगाई है तो काइटिनेज लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हमारे पास सेल वॉल हट चुकी है। हाँ, अगर आप एनिमल सेल ले रहे हैं तो आपको इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। अब जैसे कि हमारी सेल वॉल हट चुकी है, क्या अब हम डीएनए यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम डीएनए तक पहुंच तो गए हैं पर अभी भी हमारे पास डीएनए के अलावा भी बाकी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे आरएनए है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारी चीज़ें। तो हमें उन सबको भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम कौन से एंजाइम्स यूज़ करेंगे? राइबोन्यूक्लियेज और प्रोटीएजेस और बहुत सारे। अब हम डीएनए तक पहुँच सकते हैं। अब हमें डालना होगा उसमें चिल्ड एथेनॉल ताकि डीएनए जो है हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाए। फिर हम एक मेटल रॉड की मदद से उसे निकाल लेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पूलिंग। तो अब जैसे कि हमारा जो डीएनए है वो हमारे तक पहुंच चुका है, मतलब हमें हमारा डीएनए मिल चुका है, पर क्या हमें उस पूरे डीएनए की ज़रूरत है? नहीं, हमें चाहिए उस डीएनए का बहुत छोटा सा पार्ट जिसे हम कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, GOI। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा जीन है, काफ़ी छोटा सा पार्ट है हमारा डीएनए का, उसे कैसे निकालेंगे? सीजर्स की मदद से। नॉर्मल सीजर्स नहीं, मॉलिक्यूलर सीजर, जिसे हम कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और ये जो एंडो शब्द यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ये डीएनए को अंदर से काटता है, बाहर से नहीं काटता। अभी के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहेंगे RE। तो क्या हमारे RE ने हमारा जो डीएनए है इसे सिर्फ एक जगह से काटा होगा? नहीं, इस RE ने हमारे डीएनए को काफ़ी सारे टुकड़ों में काटा होगा, काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स बनाए होंगे। अब हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो डीएनए हमें चाहिए, वो हम कैसे लेंगे? इसके लिए हमें चाहिए होगा एक सिस्टम जिसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी ये वर्क कैसे करता है। देखिए, हमें पता है कि हमारा जो डीएनए है कि नेगेटिवली चार्ज है। तो देखिए, हमारे पास इस साइड है नेगेटिव चार्ज और इस साइड है पॉजिटिव चार्ज। ये प्रेजेंट है एग्रोस जेल में। एग्रोस जेल हमें कहाँ से मिलता है? हमें सीवीड से मिलता है। हम ये जो वेल्स हैं इनमें हम अपना डीएनए पुट करेंगे और ये सिस्टम चालू करेंगे। हम देख सकते हैं कि जो हमारा डीएनए है ये तुरंत जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ जाएगा और जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो पॉजिटिव साइड के सबसे पास में आएगा। पर हम हमारे डीएनए को देख नहीं पाएंगे तब तक जब तक है हम इसमें इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रे से ट्रीट नहीं करेंगे। जो इथिडियम ब्रोमाइड है ये ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। ये डालने के बाद हम अब हमारे डीएनए को क्लियरली देख पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमारे पास हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की लेंथ होगी। अब जैसे हमने यहाँ से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैप्चुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को बहुत सारी कॉपीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते किसी प्रोसेस में अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सके तो इंजर्ड हो जाए तो हमें ये सारी प्रोसेस दोबारा करनी पड़े। हम बनाएंगे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपी। हम करेंगे इसे एम्पलीफाई यूजिंग PCR प्रोसेस। PCR, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो PCR प्रोसेस है ये बनाता है इसकी फोटोकॉपी। कैसे बनाएगा? जैसे मान लीजिए ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है, ये है हमारा डीएनए जो हमें चाहिए, ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है। ठीक है, हम करेंगे इसे डीनेचुरेट। कैसे? इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देंगे यूजिंग हीट। ठीक है, दूसरी स्टेप होगी एनिलिंग। ये जो हमारे दो टुकड़े हैं डीएनए के जो हमें चाहिए होंगे, इस पे हम सेट करेंगे प्राइमर्स जो कि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनीलिंग। ठीक है, और जो तीसरी प्रोसेस होगी एक्सटेंशन, जिसमें ये जो प्राइमर हमने सेट किया था ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा और हमारे डीएनए को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, इसमें हमें ज़रूरत होगी डीएनए पॉलीमरेज की और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स की। जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है ये थोड़ा सा होता है सेंसिटिव टेम्परेचर को लेकर। ठीक है, तो हम उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं टैग पॉलीमरेज एज वेल। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे डीएनए हैं इसकी 2 कॉपी बन चुकी है। अब ये पूरी प्रोसेस हम एटलीस्ट 30 साइकिल्स तक के रिपीट करेंगे और इन 30 साइकिल्स में हमारा जो डीएनए है ये 1 बिलियन टाइम मल्टीप्लाई हो चुका होगा। हमने बना लिए हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज़। तो अब हम देखते हैं कि हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेल तक कैसे पहुँचाएंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेक्टर। ये फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है, ये बायो वाला वेक्टर है। देखिए, वेक्टर मतलब क्या? वेक्टर हमारा प्लाज्मिड होगा और ये वर्क कैसे करेगा? अब मान लीजिए कि आप बैठे हैं एक ऑटो में जो कि पहुंचाएगा आपको आपके घर से स्कूल तक के, तो जो काम ऑटो ने किया है वही काम करेगा हमारा वेक्टर। वेक्टर जो है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को बिठाकर लेकर जाएगा हमारे सेल तक के। देखते हैं, जो हमारा वेक्टर है इसमें 2 पॉइंट्स प्रेजेंट है, MR और TETR, जो कि हो गए हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, हमने एक जीन को, जो TETR जीन है, इसे हटाकर हमने डाला है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये बन चुका है हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जाएगा हमारे सेल तक के। हमने सेल यहाँ पर यूज़ किया है ई कोलाई। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो हमारा सेल है क्या उसमें वेक्टर पहुँचा है और क्या जो वेक्टर पहुँचा है वो सही वेक्टर है या नहीं है। देखिए, अब हमारे पास ये 3 टाइप की सेल्स हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी वाली सेल्स कौन सी है? तो अब हम इसमें डालेंगे एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन डालने के बाद सबसे पहली चीज़ तो होगी ये कि ये सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें हमारा वेक्टर पहुंचा ही नहीं है। तो ये सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये सेल पहले ही मर जाएगा। इसे हम कहेंगे नो ट्रांसफॉर्मेंट नो रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें वेक्टर आया ही नहीं है। जो बचे रहेंगे वो होंगे हमारे ये 2 सेल्स जिनमें हमारा वेक्टर तो है, पर हमें देखना है कि क्या ये हमारा सही वाला वेक्टर है या सही वाला वेक्टर नहीं है। देखिए, अब जैसे हमें पता है कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसमें से इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स लेंगे, थोड़े थोड़े सेल्स लेंगे और उनमें डालेंगे टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि इसमें टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, तो ये सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये सेल सर्वाइव कर पाएगा। ये होगा हमारा ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉट रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें भले ही वेक्टर आया है पर ये हमारा वेक्टर नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं है। हमारा जो वेक्टर होगा वो आएगा ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट सेल में। तो अब हमें हमारी सेल मिल चुकी है जिसकी हमें ज़रूरत है। अब हम चाहेंगे कि ये सेल ग्रो करे, बहुत ज़्यादा ग्रो करे, ताकि हम जो हमारा डिज़ायर्ड मटेरियल है इसे काफ़ी ज़्यादा ला सके। ठीक है, हमारी 5th स्टेप होगी इस सेल को कल्चर करना। हम कल्चर करेंगे बायोरिएक्टर की मदद से। और बायोरिएक्टर होते क्या है? ये होते हैं बहुत बड़े टैंक्स, अराउंड 100 to 1000 लीटर वाले। ठीक है, हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये एंटी बैक्टीरियल हो, मतलब जो हमें चाहिए, जो सेल हमें चाहिए सिर्फ वही सेल इसमें ग्रो करे और बाकी की कोई भी बैक्टीरिया इसमें ग्रो ना कर पाए। देखिए, ये बायोरिएक्टर्स हमें देंगे ऑप्टिमम कंडीशंस ताकि हम हमारे जो हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसे अच्छी तरीके से निकाल सके। देखिए, ये हमें देगा ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसका पीएच मेंटेन करेगा, सबस्ट्रेट देखेगा कि सही सबस्ट्रेट जा रहा है या नहीं, सॉल्ट्स देखेगा, विटामिन देखेगा और ऑक्सीजन सप्लाई करता रहेगा। देखिए, हमारे पास 2 टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं, एक सिंपल स्टीयर्ड और एक स्पार्क स्टीयर्ड टैंक्स। ठीक है, अब जैसे कि हमने हमारे सेल्स की बहुत सारी कल्चरिंग कर ली है, हमने बहुत सारे सेल्स बना लिए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम उन सेल्स में से हमारे डिज़ायर्ड मटेरियल को निकालें। ये प्रोसेस होगी हमारी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में होता क्या है?
होता है प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ मटेरियल विच वी नीड। ठीक है, हम सबसे पहले तो हमारा जो मटेरियल है जो हमें चाहिए हम उसे सेपरेट करेंगे और उसे प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, प्यूरिफाई करने के बाद क्या वो रेडी है? नहीं, वो रेडी नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो सही बना है, इज़ इट हार्मफुल, इज़ इट यूजफुल। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हम उसमें डालेंगे प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, ताकि हम उसका लॉन्ग टर्म यूजेज कर सकें। ठीक है, उसके बाद होगी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, कि इसमें देखा जाएगा कि ये प्रोडक्ट सही है, क्या ये यूज़फुल है, क्या ये हार्मफुल है, क्या ये किसी तरीके से साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। ठीक है, और अगर हमारे पास होगा कोई ड्रग या कोई मेडिसिन तो हम उसके लिए करेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें करने के बाद ही वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में आता हुआ मिलेगा। अगर वो इन सारी चीज़ों को फेल कर देता है तो वो प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं हमने इसमें एक क्विक समरी कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले सेल में से डीएनए निकाला। ठीक है, डीएनए निकाल कर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला। हमने ढूंढा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था, कैसा था। फिर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में डाला, वेक्टर से सेल में डाला, सेल को कल्चर किया और फिर हमारा डिजायर्ड प्रोटीन उसमें से निकाला और उसकी मार्केटिंग मतलब उसकी प्रोसेसिंग की ताकि वो मार्केट में निकल सके। आई होप सो कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।